और हमारे साथ में हमारी आयुष भारत के विशाल भटनागर, वैभव जैन, अभिनव मोंगा और आशीष शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक आयुष भारत की एक अनूठी पहल है जिसमें हम लोगों ने आयुष पर फोकस करते हुए विभिन्न प्रकार के हम लोग टॉपिक्स के ऊपर एक व्याख्यान करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम अपने पूरे प्रदेश से और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हमारे देश के विख्यात आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर्स को लेते हुए हम एक अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एक व्याख्यान करें और उसमें हम लोगों से चर्चा करें कि कैसे इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई भी डिजीज हो, जैसे आज स्ट्रेस मैनेजमेंट है तो हम उसको कैसे अच्छे तरीके से उस पर चर्चा करके उनको हम क्योर कर सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उससे हमें हानि है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारी जो आयुष ज्ञान की पाठशाला है उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ये पूरा का पूरा वेबिनार रखा गया है। मैं हमारे अपने कोटा के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर श्री मृगेन जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से, जो कि निरंतर हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम इस तरह के टॉपिक्स लाते रहें ताकि आयुष को हम आगे बढ़ावा दे सकें। इसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे दूसरे स्पीकर डॉक्टर एपीएस छाबड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। वेलकम यू सर। ये हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर इस व्याख्यान को करने में हमारी हमें स्वीकृति दी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सभी को का वेलकम करता हूं और आगे कड़ी के लिए डॉक्टर छाबड़ा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हमें अपनी बात बताएं और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। छाबड़ा सर, ओवर टू यू। मैं दे दूंगा सर, पर देना कहाँ है तो बताओ। Thank you so much, Nikhil, and good afternoon all of you. Good afternoon, Dr. Mridul Joshi sir. You are all welcome to today's session, and सबसे पहले I would like to thank you Ayush Bharat to give this opportunity for speaking on stress management. सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस जिसको अपन एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपन प्रेशर बोलते हैं। स्ट्रेस इज व्हाट स्ट्रेस इज। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। मैं सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दें। स्पीकर को भी परेशानी होती है और बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो भी नहीं सुन पाते। सो काइंडली म्यूट योर माइक सो दैट वी कैन लिसन पीसफुली और हम जो वो बताना चाह रहे हैं उसे समझ सकें। पुनीत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दें। क्या होस्ट जो है वो एक बार म्यूट कर सकते हैं? विशाल, ये पुनीत जी को एक बार अगर आप होस्ट कर सकते हैं, म्यूट कर सकें। एक मिनट। पुनीत श्रीवास्तव जी। विशाल, ओके, यस छाबड़ा सर, यू मे नाउ कंटिन्यू प्लीज। चलिए, ओके। सो सबसे पहले अपन बात करते थे स्ट्रेस होता क्या है। सो स्ट्रेस जो अपन एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपन प्रेशर बोलते हैं कि अपन ने ऊपर किसी भी टाइप का किसी भी काइंड का प्रेशर है। स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस इज बॉडी का रिस्पॉन्स। अपनी लाइफ में ढेरों एक्सपीरियंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अपन किसी एग्जाम को लेके चलते हैं, जैसे नीट यूजी है या फिर कोविड को लेके चले, तो हर तरीके से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से स्ट्रेस अपनी लाइफ में आ सकता है। सो एज आई ऑलवेज से कि स्ट्रेस जो होता है, एक लेवल ऑफ स्ट्रेस हमेशा जरूरी होता है अपने को किसी भी काम को करने के लिए। बट जब वो लेवल ऑफ स्ट्रेस अपने एक थ्रेशोल्ड लेवल से, मतलब अगर वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, देन आपको उसको मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज होती है पेशेंस। देखिए, अपन सब जानते हैं कि लाइक दिन है, दिन के बाद में रात और रात के बाद में फिर दिन होना लाजमी है। तो वैसे ही एक टाइम पे स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस जाएगा भी जाएगा।
लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले पेशेंस जरूरी है, समय देने की जरूरत है, उस स्ट्रेस से अपने आप से लड़ने की जरूरत है, उसको समय दीजिए स्ट्रेस को, वो स्ट्रेस धीरे धीरे अपने आप जाएगा। कैसे जाएगा? सेकंड वन इज यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको किसी भी तरीके की टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है, लाइक जैसे हम एग्जाम का लेके चल रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसकी वजह से हर स्टूडेंट के ऊपर किसी न किस तरीके का स्ट्रेस रहता है कि कैसे हम अच्छी से अच्छी रैंक ला सकें, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो रदर देन थिंकिंग ऑन इट कि हम टेंशन में हैं, हम क्या करें, हम क्या नहीं करें, वी हैव टू वर्क ऑन स्ट्रेस। हमें उस स्ट्रेस के लिए वर्क करना चाहिए। हम उस स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं? सो फर्स्ट वन इज पेशेंस एंड सेकंड वन इज फॉर वर्कआउट फॉर दैट स्ट्रेस, कि उस स्ट्रेस को किस तरीके से दूर किया जा सके। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमारे को हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजों को जोड़ना पड़ेगा। लाइक वन इज एक्सरसाइज। हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी द हैप्पी हॉर्मोन्स। वो हैप्पी हॉर्मोन्स अगर सिक्रीट होंगे बॉडी में, तो वो हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे को उस स्ट्रेस से लड़ने में मदद करेंगे। अब ये हैप्पी हॉर्मोन्स कैसे सिक्रीट होते हैं ये जानना जरूरी है। हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि ये हैप्पी हॉर्मोन सिक्रीट हो और हमारे को स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प हो। सो वन इज एक्सरसाइज। अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हार्मोन लाइक एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारे को स्ट्रेस से लड़ने में हेल्प करेंगे। ऐसी कोई भी चीज, जैसे कई लोग होते हैं, हॉबीज आपकी होती है, सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, लाइक किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, या किसी को खेलना पसंद है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस को लेके बैठे रहिए, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ अपने को क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें करनी है जो हमारे को अच्छी लगती हैं, ठीक है। और वो अच्छी चीजें जब हम करेंगे तो वो हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे, एक पॉजिटिव ऑरा हमारे आसपास होगा, और उस पॉजिटिव ऑरा से हम उस पॉजिटिव ऑरा की मदद से स्ट्रेस से लड़ सकेंगे। दीज आर द काइंड कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। वन इज टू टॉक विद, कि कोई भी कन्वर्सेशन, किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन, क्या होता है कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस हमारे को होता है तो हम उस स्ट्रेस को लेके बैठ जाते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं, रदर देन उस प्रॉब्लम को लेके बैठना, अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचना और उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाना। क्योंकि देखिए हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। बस क्या करना है आपको, कोई आपके जो क्लोज हैं, लाइक योर पेरेंट्स और योर पार्टनर और योर एनी ऑफ द क्लोज फ्रेंड, उनके साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है, आपके साथ में कोई प्रेशर है आपके दिमाग पे, उसको आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हम आयुष की बात करते हैं तो आयुष में आयुर्वेदा, होम्योपैथी, हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? लाइक वी हैव मेनी मेडिसिन फॉर इट, और ये हमारी हमेशा हॉलिस्टिक अप्रोच रहती है। होलिस्टिक अप्रोच मींस हम सिर्फ डिजीज को लेके नहीं सोचते कि पेशेंट को क्या बीमारी है, हमारे को सिर्फ बीमारी को ठीक करना है, रदर देन हमारे को बीमारी को नहीं, हमारे को बीमार को ठीक करना होता है। तो हमारे को वो सब चीजें, हमारे को साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, हमारे को स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारे को काउंसलिंग करना सिखाया जाता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कन्वर्सेशन की, तो आप अपने क्लोज वन के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में सब शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी डॉक्टर को, लाइक होम्योपैथिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन, इनसे काउंसिल कर सकते हैं कि यस आपको किस टाइप का स्ट्रेस है एंड उसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। इस स्ट्रेस में हमें क्या करना चाहिए। तो क्या होता है, कई बार हमारे को जो कि हम खुद नहीं सोच पाते कि हमारे को उसमें क्या करना है, बट जब हम वो किसी से शेयर करते हैं तो शेयर करने में भी हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक स्ट्रेस को अपने आप में दबा के रखना और एक उस स्ट्रेस को शेयर करना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, वी गेट द सॉल्यूशंस, ठीक है ना, कि हमारे को किस तरीके से उस स्ट्रेस के ऊपर वर्क करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी कि एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, एक लेवल होता है जिस लेवल तक हम स्ट्रेस को झेल सकते हैं, बट उसके बाद में अगर वो स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो हमारे ऊपर कई तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, लाइक कई डिजीजेस डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। उन डिजीजेस से बचना
और डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, तो मैं जब भी बात करता हूँ, आई ऑलवेज से डिप्रेशन इज जस्ट अ गेट, यू एंटर एंड यू जस्ट कम आउट ऑफ इट। एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट, यू हैव टू वर्क अपॉन इट, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप जब तक उसको लेके बैठे रहेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। rather than टेकिंग टेंशन कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको ऊपर वर्कआउट करना ज्यादा जरूरी है। तो ये वर्कआउट आप कैसे करेंगे, ये वर्कआउट आप खुद सोचिए कि अगर मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उससे कैसे सॉर्ट आउट करना है। उसके अलावा हमें आसपास के लोगों से बात करनी है, और ये सिर्फ पर्सनली एक इंडिविजुअल को लेके ही नहीं, ये हमें भी एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड्स हमारे को समझना पड़ेगा। हमारे आसपास जो लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हर तरीके का स्ट्रेस रहता है, बट आप बात कीजिए कि आपको क्या किस तरीके की परेशानी है। अगर उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं तो प्लीज हेल्प, आप हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से उस स्ट्रेस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अगर मेडिसिन की, तो मेडिसिन भी आपको हेल्प कर सकती हैं। मेडिसिन जैसे डिप्रेशन की मैं बात कर रहा था, तो कहीं जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में देयर आर मेनी नेगेटिव थिंकिंग अराउंड यू। कई लोग जैसे कुछ सपोज एग्जाम की ही हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे को सुनने को मिलता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से कहीं सुसाइड केसेस हैं। बट हम उस लेवल तक जाने ना दें, ये हमारे को जज करना पड़ेगा हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स में, हमारी फैमिली में, हमारे ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, कि कोई किसी तरीके किसी को परेशानी है तो हम उनकी परेशानी को शेयर कर सके कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। तो उस डिप्रेशन तक जाना, देखिए हर किसी को लाइफ में किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, बट उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना इज इम्पोर्टेंट। सो वन थिंग इज दिस, जैसा कि हमने बात करी, सबसे पहले पेशेंस जरूरी है, सेकंड सॉर्ट आउट करना, एंड थर्ड वही कि आपको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, आपको आपकी हॉबी को ऐड ऑन करना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, आप कुछ गेम्स वगैरह, जैसे किसी को गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है, या फिर यू कैन लिसन सॉन्ग्स, यू कैन डांस, यू कैन डू एनीथिंग जिससे कि आपके कुछ हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हों, जो आपको उस स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करें। इसके अलावा जब हम डॉक्टर की बात करते हैं, तो डॉक्टर में हमारे को मेडिसिन वगैरह भी बहुत सारी हेल्प करती हैं, बट मेडिसिन सिर्फ आपको अकेले मेडिसिन ही नहीं हेल्प करेंगी, वहां पे काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग किया जाए। काउंसलिंग के सेशन हो सकते हैं, आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करूं, कैसे उसको सॉल्व करें, व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई हैव नॉट टू डू, कि क्या करें और क्या ना करें। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ सर। हेलो लेकिन सर आपकी तो आ रही है आवाज। हेलो की आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर छाबड़ा। मैं मृगेंद्र जोशी एक बार पुनः इस वेबिनार में सम्मिलित हुए सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं। साथ ही छाबड़ा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही साइंटिफिक ढंग से स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सभी लोगों को बताया। मित्रों, वर्तमान जो परिस्थिति
स्थिति चल रही है कोरोना के बाद, पोस्ट कोविड मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस के इतने रोगी देखने को मिल रहे हैं कि लगभग रोज पोस्ट कोविड के अनेक मरीज अनेक तरह की समस्या लेके हमारे सामने आ रहे हैं। कई दवाइयों के साइड इफेक्ट के लिए बताते हैं, कईयों में पैनिक डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, कईयों में फोबिया देखने को मिल रहा है। बहुत सारे रोगी चित्त विभ्रम से परेशान हैं, कई सारे रोगी अतत्वाभिनिवेश से परेशान हैं, बहुत सारे रोगी अनिद्रा से परेशान हैं। आयुर्वेद के लिए पोस्ट कोविड स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में अभी पिछले 4-6 महीने में देखने को हमको प्रैक्टिकली दिख रहा है। अधिकतर लोग जो कोविड से उभरे हैं उनमें जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं उससे रोगी बहुत ज्यादा परेशान है और एक डर की भावना उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में मृत्यु से डर, मृत्यु से बच के आने के बाद अब जीवन से संघर्ष करने का बहुत बड़ा समस्या आज पोस्ट कोविड के बाद रोगियों को देखने को मिल रही है। अधिकतर रोगियों में अनिद्रा की शिकायत ज्यादा देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी छाबड़ा जी ने बताया, बहुत अच्छा आपका लेक्चर था। स्मृति भ्रंश के अभी पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, मेमोरी लूज हो रही है, फिजिकली स्ट्रेस रह रहा है, काम करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे रोगियों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए और साथ में चूंकि कोटा एक शिक्षा नगरी है और यहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा संख्या है और वो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पढ़ने का, साथ में फ्यूचर बनाने का देखने को हमको रोज मिलता है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में अनेक औषधियां हमारे शास्त्रों में दी है। अधिकतर प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि जो शास्त्रों ने हमारे यहाँ सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, एक दो औषधियां ऐसी लिखी हुई है जिसको हम हर परिस्थिति में हर मरीज को, चाहे वो पैनिक डिसऑर्डर का हो, चाहे जनरल वीकनेस का हो, चाहे स्मृति भ्रंश मेमोरी लूज का हो, चाहे साइकेट्रिक की कोई भी समस्या हो रही है, उसको कोई विशेष तरीका का पैनिक डिसऑर्डर या अतत्वानिवेश, बार बार हाथ धोने का, बार बार ताला देखने का, बार बार लाइट बंद करने का, फ्यूचर के प्रति चिंतित रहने का, हमारे शास्त्रों ने इतनी दवाइयां बताई है कि हम उन दवाइयों को रोगियों को देके निश्चित रूप से रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। अभी इस टाइम में अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट अगर रोगी एफोर्ड कर सकता है तो स्वर्ण युक्त सारस्वतारिष्ट राजस्थान में मिलती है। एक दो कंपनी स्वर्ण मिश्रित बनाती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको देखने के मिल रहे हैं आइसोमिया में। जिनको नींद कम हो रही है और नींद में भी उनको दिमाग में पिक्चर चलती रहती है, ऐसे लोगों को हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। साथ ही वातकुलांतक और ब्राह्मीवटी, स्मृति सागर रस, सप्तामृत लो, अकीक पिष्टी, शास्त्र ने ऐसी दवाई लिखी है कि ये चारों पांचों चीज मधु यष्टि चूर्ण, वचा चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, ये शास्त्र में हमारे यहाँ
अनेक मस्तिष्क जन्य विकार जो भी हैं उनमें हमको काम में लेने के लिए सजेशन दिया है। मस्तिष्क गत जो समस्याएं बनी हुई है, अगर आप रसौषधियां काम में लेते हैं तो योगेंद्र रस हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वात कुलांतक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, स्मृति सागर रस बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ब्राह्मीवटी सादा और विशेष बहुत अच्छी काम कर रही है। अनिद्रा के रोगियों को हमारे यहाँ मांसादी क्वाथ, जिसमें मात्र 3 चीज है, जटामांसी, अश्वगंधा और अजवाइन। 1 2 3 के हिसाब से 1 भाग अजवाइन, 2 भाग जटामांसी और 3 भाग अश्वगंधा, इसका काढ़ा बना के हम रोगी को पिलाएं तो निश्चित रूप से जो उन्माद की अवस्था है, एपिलेप्सी की अवस्था है, मूर्छा की अवस्था है, अतत्वनिवेश की अवस्था है, अनर्गल प्रलाप की अवस्था है, उद्वेग की समस्या है, मांसादी क्वाथ से बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके साथ हम ब्राह्मीवटी और वात कुलांतक का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्म रसायन हमारे यहाँ शास्त्र में रसायन के रूप में दिया है। ये ब्रह्म रसायन को हम कभी भी किसी भी आयु के लोगों को बिना झिझक के ब्रह्म रसायन कितने ही दिन तक खिला सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। अगर ब्रह्म रसायन में आप 1 किलो ब्रह्म रसायन में आप 100 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म मिला दें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है। हम बड़े गलतफहमी में रहते हैं कि एलोपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथी में केवल निद्रल औषधि, केवल नींद लाने की दवाइयों के अलावा कोई दवाई नहीं है। मरीज को दिन में 3 बार नशे की गोलियां देते हैं और वो मरीज दिन भर सोता रहता है, उसमें वजन बढ़ जाता है, उसकी सोचने समझने की, उसकी कार्य करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। हमें अपनी दवाइयों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमें अगर इमरजेंसी में पेन किलर या नींद की मेडिसिन कभी देने की जरूरत पड़ती है तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमें मुक्ता पिष्टी, अकीक पिष्टी, ब्राह्मीवटी, सर्पगंधा घनवटी को नहीं भूलना चाहिए कि यह निद्रा के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। मांसादी क्वाथ आप दे सकते हो। अश्वगंधा चूर्ण, मधुयष्टि चूर्ण, बचका चूर्ण, जटामांसी का चूर्ण हमारे यहाँ मानसिक रोगों में, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस के लिए केवल नींद लाना उपाय बीमारी को ठीक करने का नहीं है। मरीज में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, मरीज की लाइफ स्टाइल को, मरीज की डाइट स्टाइल को, जो शास्त्र ने हमको बताए हैं कि टाइम से उठें, टाइम से सो जाएं, टाइम से खाएं तो नींद अपने आप आएगी। आप दिन भर व्यस्त रहेंगे। पेशेंट को धैर्य पूर्वक, ऐसे मरीजों को हमको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेशन से 50% रिजल्ट आ जाते हैं। हमको मरीज को ये समझाना पड़ेगा कि आपको दवाई के साथ साथ अपने आप को बिजी रखना है। कई लोगों की बिजनेस बंद हो गए कोरोना में, कई लोगों को नौकरी चल गए। ऐसे लोगों को हमको पेशेंट को धैर्य पूर्वक समझाना पड़ेगा कि आप किसी भी रूप में अपने आप को दिन भर बिजी रखें। आपका कोई पसंद का काम है, गीत गाना है, मछलियों को दाना डालना है, कबूतरों को दाना डालना है, शॉपिंग मॉल जाना है, टीवी देखना है, रामायण पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है, जो पसंद है वो मरीज को किसी भी रूप में व्यस्त रखना है। साथ में हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, मैं आपको एक ज्योतिषमती तेल, मालकांगनी का तेल, ऐसे ऐसे
उद्वेग के मरीज, ऐसे ऐसे अनिद्रा के मरीज जिनको हमने केवल एक बूंद ज्योतिषमती तेल दूध में या पताशे में पीने को दिया, उनकी जो मेमोरी लॉस हो रही थी, बार बार भूलने की आदत हो रही थी, और थोड़ा भी वर्कलोड दिमाग पे आते ही दिमाग थक रहा था, ज्योतिषमती तेल से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो आज इस वेबिनार में जो भी लोग सम्मिलित हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से अपने रोगियों को तो ठीक करे ही, लेकिन साथ में ये मान के चले कि हमारे यहाँ एक नहीं सैकड़ों ऐसी मेडिसिन है जो शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, मरीज को फिजिकली मेंटली टोन अप और रिपेयर करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए अनेक औषधियां हैं। उन औषधियों को अपन पुनः काम में लेवें। निश्चित रूप से हम समाज को ये बताएंगे, बताने का प्रयास करें कि जो मेंटली और फिजिकली इन दिनों में या पूर्व में, कोरोना काल में या बिना कोरोना के जो मरीज हैं, निश्चित रूप से हम उनको ठीक करने का आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से प्रयोग करने का शास्त्रों में जो उल्लेख है उसको देने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से रोगी जो नींद की गोलियां खा रहा है, नशे में पड़ रहा है, और उन गोलियों की वजह से एक एक मरीज का 10-10, 15-15 किलो वजन बढ़ रहा है, और फिजिकली वो अपने आप को काम करने में अक्षम महसूस कर रहा है, तो हमारी दवाइयों से ये सब साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और निश्चित रूप से मरीज मानने लगेगा कि आयुर्वेदिक चमत्कार है, आयुर्वेदिक औषधियों का बहुत अच्छा रोल है। केवल जहां मरीज कपड़े फाड़ रहा है या अनर्गल प्रलाप कर रहा है या अपनी इच्छा से शौच नहीं जा पा रहा है, कहीं भी शौच कर रहा है, ऐसी स्थिति में जरूर हमको उस मरीज को एलोपैथी का सहारा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉट लगाने का है या नींद की दवा देने का है, दे के सुलाने का जो एलोपैथी का सिद्धांत है, उसको भी हम अलाउ कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। पर मेरा जहां तक प्रैक्टिकल अनुभव है कि मरीज को हम मेडिसिन तो देवे ही, साथ में उसको लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल के बारे में मोटिवेट जरूर करें। उसके घर वालों को भी मोटिवेट करें कि आप इसको टॉर्चर ना करें, किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करें, इसको नींद पूरी निकालने दें, एल्कोहल नहीं लें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लें, और अपने को बिजी रखने का प्रयास करें। उस पर किसी विशेष जिम्मेदारी को ना थोपें ताकि वो कोई सुसाइडल स्टेप ना उठाए, और उसको व्यस्त रखें। तो निश्चित रूप से हमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में जो आज मरीजों को हम फिजिकली मेंटली स्ट्रेस के देख रहे हैं, उनको भी ठीक करेंगे, और साथ में जो पहले से मेंटली या फिजिकली और किसी कारण से, चाहे वो विटामिन B12 की कमी से हो रहा हो या और किसी कारण से उनको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो, शुगर की वजह से हो रहा हो, कोई बीपी की वजह से स्ट्रेस रह रहा हो, तो हम बीपी के हिसाब से बीपी की मेडिसिन साथ में चलाएं। शुगर का मरीज है तो शुगर की साथ में दवाई चलाएं। हार्ट का मरीज है तो हार्ट की मेडिसिन के साथ हम उसको फिजिकली और मेंटली बूस्टअप करने की जो हमारे यहाँ शास्त्र में दवाइयां बताई है उसको देंगे। तो निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमको बाजार में देखने को मिलता है उसको निश्चित रूप से 100% सफलता हमारी प्राप्त होगी। आज इस मौके पर बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक साइंटिफिक सेशन जो चलता है, निश्चित रूप से सभी लोगों को इसमें कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं समझता हूं। फिर भी इस सेशन में मुझसे या छाबड़ा जी से कोई बंधु किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, किसी के मन में कोई उत्सुकता है,
तो निश्चित रूप से 5 मिनट का समय आपको मिलता है। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, छाबड़ा जी से भी पूछ सकते हैं। प्रयास करेंगे हम आपको उसका निराकरण करें। थैंक यू सो मच मृगेन जोशी सर, हमेशा की तरह बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन आपका और छाबड़ा सर का। और मुझे पूरी आशा है कि जितने भी लोग इसको सुन रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं काफी बेनिफिट मिला होगा आपके व्याख्यान से। बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने जो बातें बताई वो मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोगों को आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, क्योंकि दवाइयाँ अपनी तरफ हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम अगर आयुर्वेद और आयुष को अगर हम फॉलो करें तो बिना साइड इफेक्ट्स के हम लोग काफी हद तक इस तरह की बीमारियों को से हम बच सकते हैं और हम उनसे निजात पा सकते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप चैट बॉक्स में डाल दें या अपना हैंड रेज कर दें। वैभव जी को है, मैं एक मिनट उनको अनम्यूट करता हूँ। वैभव जी आप पूछ लिए, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार, am I audible? हाँ वैभव जी आप बिल्कुल ऑडिबल है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो दवाइयाँ कई लोग जो एलोपैथी में भी लेते हैं या किसी भी पैथी में लेते हैं वो बहुत ही एडिक्टिव हो जाती हैं और फिर मरीज को जैसे ही वो दवाइयाँ बंद करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम होने लगते हैं। तो क्या हमें आयुर्वेद में या होम्योपैथी में, मेरा दोनों से सवाल है कि हम क्या कुछ ऐसा करें कि हमें ये विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं हो और हमारी समस्या का निवारण हो जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन कभी भी एडिक्शन वाली नहीं होती है। ये मैं आपको एक प्रमाणिक बात बता सकता हूँ। कोई भी दवा, केवल भगवान ने हमको रोटी खाने के लिए पूरा साल दिया है, दवाई केवल अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए दिया है। मॉडर्न साइंस में दवाई खाते रहो आते रहो, पर हम आयुर्वेद वाले उस मरीज को जैसे ही उसके साइन सिम्टम ठीक होते हैं, मरीज एक्टिवेट होता है, उस दवाइयों को बंद कर देते हैं। कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, कोई एडिक्शन नहीं होता, किसी भी दवा का कोई आदत नहीं पड़ती हमारी दवाई से। आयुर्वेद का यही फायदा है। एलोपैथी में छोड़ने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, पर हमारी दवाई धीरे 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 करके बंद करते हैं तो निश्चित रूप से उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखेगा और एडिक्शन की आदत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से जो खूबी है आयुर्वेद और होम्योपैथ में वो है एडिक्शन। क्योंकि अगर एक बार एडिक्शन पड़ जाए तो फिर उस बीमारी, वो चाहे रहे ना रहे, लेकिन वो एडिक्शन ही अपने आप में एक बीमारी बन जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस चीज से छुटकारा पा सके तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और जैसा कि मृगेन जोशी सर ने बताया कि आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, आयुष में ये चीज का एडिक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से आपकी बॉडी पर भी एक अच्छा असर करती है। न सिर्फ बीमारी को हम निजात पा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम किसी एडिक्शन से भी बच सकते हैं। आगे की कड़ी में मैं अगर कोई और किसी और तरह का सवाल अगर पूछना चाहे स्ट्रेस के ऊपर तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। कोई भी अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहे होम्योपैथी से रिलेटेड, हमारे पास में आज छाबड़ा जी भी हैं और मृगेन जोशी सर हैं आयुर्वेद से। किसी को भी अगर कोई समस्या हो, कुछ क्वेरी हो। सर एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आज की डेट में जो हमारी दिनचर्या हो गई है, वहाँ स्ट्रेस मेरे ख्याल से हर क्षण, हर पल है, और एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े से आदमी या बुजुर्ग में भी किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस है। तो हम उसको कैसे बच सकते हैं? क्योंकि कभी बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया, उससे थोड़े बड़े हुए कॉलेज का, स्कूल का, फिर हमारे को नौकरी का स्ट्रेस हो गया, आगे हमारे पारिवारिक जीवन का स्ट्रेस। हर कदम पर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस है, और जब कंपटीशन उसके साथ तुलना हो जाती है तो वो अपने आप में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से लोग, कई बार हमने देखा है हमारे कोटा शहर में भी कई बार होता है कि सुसाइड की हम बातें करते हैं। तो इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं?
मैं दोनों ही वक्ताओं से इसके बारे में जानना चाहूंगा। लेकिन जोशी सर, पहले आप कुछ बताना चाहें। मेंटली स्ट्रेस रिमूव करने के लिए मैंने अभी अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको बहुत सारी मेडिसिन बताई है, लेकिन योग, ध्यान, प्राणायाम ऐसी अद्भुत विद्या है कि अगर जो लोग मानसिक विकारों से ग्रसित हैं उनको आप योग, ध्यान और प्राणायाम की तरफ मोटिवेट कर देंगे तो वो लोग बहुत जल्दी विद मेडिसिन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप सवेरे मॉर्निंग में प्राणायाम कराइए, ध्यान कराइए और फिजिकल एक्सरसाइज कराइए। साथ ही मन को शांत रखने के लिए जो भी साधना प्रक्रिया है योग की, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, ओम का जाप है और ध्यान लगाना है, यह निश्चित रूप से मस्तिष्क के विकारों में बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तो मेडिसिन के साथ साथ मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको केवल मेडिसिन ही छुड़वानी हो, एलोपैथी की चाहे किसी भी तरह की, तो आप मेडिटेशन का सहारा लें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा मेडिटेशन से। थैंक यू सर। मैं छाबड़ा सर से भी हमारे साथ योग के भी गुरुजी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेश जी चतर हमारे यहाँ कोटा में योग के बहुत बड़े गुरु है। निश्चित रूप से आपका लेक्चर हम कभी इस स्टेज के माध्यम से रखेंगे। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर किसी को सीखना है और योग के माध्यम से सीखना है तो निश्चित रूप से हमारे मंच के माध्यम से हम चतर साहब को आग्रह अनुरोध करेंगे कि कभी एक सेशन हमारे लोगों के लिए आप रखें और निश्चित रूप से लोगों को योग के माध्यम से कैसे मस्तिष्क के तंतुओं का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, योग के माध्यम से जो थका थका मस्तिष्क है वो कैसे एक्टिवेट हो सकता है, ये चतर साहब हमको आगे के सेशन में कभी अनुमति देंगे तो निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से हम चतर साहब की सेवाएं लेंगे। योग के द्वारा हम मस्तिष्क के तंतुओं का पुनर्निर्माण कैसे करें, ऐसा मेरा मानना है कि चतर साहब इस विषय पर हमको ज्ञान देंगे तो सभी लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सर, आप जैसा आपने कहा, हम शीघ्र चतर साहब से संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक इस बात पर सेशन ले सकें। मैं इसी चीज में हमारे दूसरे वक्ता जो छाबड़ा जी हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी सर अपनी बात रखें। छाबड़ा जी। थैंक यू निखिल जी। और मैं मृगेंद्र सर से बिल्कुल एग्री करता हूं जो भी उन्होंने कहा। देखिए, स्ट्रेस हर किसी को हर समय किसी ना किसी तरीके का बने रहता है, ठीक है ना, बट उससे लड़ना जरूरी है और उसके लिए हमारे को योगा, मेडिटेशन या ऐसी चीजें करना जरूरी है जो हमें पसंद है, जिससे कि हमारी बॉडी उन स्ट्रेस से अपने आप लड़ सके। और जहां तक कि मेडिसिन की बात रही, तो जैसा कि सर ने बताया, मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन एक बार आपको एक नशे की गोलियों की तरह होती है। आपके जो दिमाग होता है उसको एक बार के लिए डिप्रेस कर देती है, जिससे कि आप उस स्ट्रेस से दूर रह सकें, ठीक है। लेकिन आप हमारी दवाइयां जो हैं, चाहे हम आयुर्वेदिक की बात करें, चाहे हम होम्योपैथी की बात करें, तो इनका कहीं भी एडिक्शन नहीं होता है। और ये जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि हमारे को
कब कौन सी दवाई देनी है और उसको कब किस समय बंद कराना है। तो उसका किसी भी तरीके का आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना ही आपको उसके कोई विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं। और जब हम एलोपैथिक दवाई की बात करते हैं तो अगर किसी की बहुत समय से एलोपैथिक दवाई चल रही है किसी स्ट्रेस को लेके, किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर को लेके, तो उसको भी आप एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास भी पेशेंट कोई आता है अगर, तो वहां पे एक दवाई नहीं, वहां पे भी 3-4 दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स, बहुत सारी मेडिसिन चल रही होती है। और हाँ, नींद की गोलियां, इंसोम्निया वगैरह के लिए भी मेडिसिन चल रही होती है। उनको एकदम से कभी बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाएंगे। और हमारी दवाइयां स्टार्ट करते हैं जब हम, तो उसको धीरे धीरे, जो एलोपैथिक दवाइयां हैं उनको टेपर ऑन किया जाता है, मतलब कि उनकी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम किया जाता है। तो कुल मिला के बात यही है कि हमारे को अगर स्ट्रेस से लड़ना है तो हमारे को मेडिटेशन का सहारा, योगा का सहारा, और जो चीजें हमारे को अच्छी लगती हैं करने के लिए, जो हमारी हॉबीज हैं, उनको एप्रिसिएशन में लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे को हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स का सपोर्ट जरूरी है उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जम्बू कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जम्बू जी, आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। हाँ, मेरा तो एक प्रश्न था साहब, डॉक्टर साहब आपसे, कि जो फैमिली स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, घर घर में आजकल लोग तनाव हो रहे हैं परिवार के, बच्चों की वजह, इसका कोई इलाज है क्या साहब? फैमिली स्ट्रेस का क्या किया जा सकता है? हेलो। हाँ देखिए, हाँ बोले। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरा एक निवेदन था सर। मैं इस समय आपको बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ। जो आप घर घर के तनाव की बात कर रहे हैं, जी सर, आज से 25-50 साल पहले रोटी खाने का टाइम टेबल फिक्स था। शौच से, लेटरिन से निवृत्त होने का टाइम टेबल फिक्स था, ठीक सर। और नींद लेने का टाइम टेबल भी फिक्स था। जी सर। आदमी टाइम से सोता है, टाइम से शौच आदि से निवृत्त होता है, और टाइम से भोजन कर लेता है, और टाइम से सो जाता है। तो ये मेंटली स्ट्रेस उस आदमी के आसपास नहीं आता है। और आज आप 25-30 साल से, तो मैं 40 साल से देख रहा हूं कि सुबह उठते ही चाय पीते हैं। पर 25-50 साल पहले हमारे यहाँ घरों में गर्मी में ठंडाई पीते थे, छाछ पीते थे, दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, तो दिमाग शांत रहता था। गर्मी के टाइम में पोस्त दाना, ककड़ी के बीज, गुलाब की पत्ती, बादाम, इसकी ठंडाई बनती थी हर घर में। हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा वो ठंडाई पिलाया करती थी, उससे मस्तिष्क टोनअप और शांत रहता था। पर दुर्भाग्य से हम ऐसे फैशन परेड में चल रहे हैं कि सवेरे उठते ही आदमी पहले 2 चाय पीता है और ऊपर से तंबाकू खाता है। तो निश्चित रूप से ये एग्रेसिव मोड की तरफ जाता है, कूलिंग मोड की तरफ नहीं जाता है। इसलिए आदमी तनाव में रह रहा है। आदमी को कह दें कि आप रोज 2 अखरोट, 2 बादाम खाओ, तो 5 दिन तो वो उत्साह में खाएगा, और छठे दिन फिर भूल जाएगा। अरे यार, याद ही नहीं रहती, आप तो कोई मेडिसिन लिख दो। तो जब मेडिसिन की डिपेंडेंसी मरीज बताता है और नेचर की तरफ नहीं जाता है, आंवले का मुरब्बा नहीं खा रहा है, ठंडाई नहीं पी रहा है, शिकंजी नहीं पी रहा है, गुलाब का शरबत नहीं पी रहा है, चंदन का शरबत नहीं पी रहा है, और कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो आप निश्चित रूप से ये मान के चले कि इससे आदमी तनाव ग्रसित रहेगा। और जो दुकानें चल रही है, डॉक्टरों के बड़े बड़े शोरूम, ये इसी वजह से चल रहे हैं कि हमने हमारी पुरातन जीवन शैली को छोड़ दिया। आदमी आज ये भी पता नहीं लगता कि सूर्योदय कब होता है, जबकि हमारे ग्रैंडफादर सुबह 5 बजे उठ जाते थे
और मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, प्राणायाम करते थे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे, पीपल पे जल चढ़ाते थे, पेड़ों को पानी देते थे। आज लोगों को यही पता नहीं है सूरज कितनी बजे उगता है। ये सब बीमारियों के कारण हैं। आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे खान पान बिगड़ने की वजह से ये बीमारियां हमको इनाम में मिली हुई है। हम प्रयास करें कि हम अपना रहन सहन, खान पान, जीवन शैली को सुधारने के साथ साथ जो हमारे यहाँ घरेलू नुस्खों के रूप में गुलाब का शरबत, चंदन का शरबत, खस का शरबत, नींबू की शिकंजी, छाछ, इनकी आज नई पीढ़ी में हम आदत डालें तो ये सब स्ट्रेस रिमूवर का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सही है सर, लेकिन सोने का टाइम रात को 11 बजे से पहले सो ही नहीं पाते हैं और सुबह 5 बजे उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे इसको एडजस्ट करें सर? ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोरोना काल में मैंने प्रैक्टिकल देखा है, शाम को 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, 7 बजे तक लोग घर में आके भोजन कर लेते थे और 8 बजे तक इवनिंग वॉक करके 9 बजे मैंने बहुत सारे ऐसे व्यापारी, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कोरोना काल में जो रात को 2-2 बजे तक नहीं सोते थे, वो सुबह 5 बजे उठने लग गए और रात को 9 बजे सोने लग गए। कोई मजबूरी नहीं है, एक पैटर्न अपन को बनाना पड़ेगा, रोटी खाने का, शौच जाने का, नींद लेने का। आप टाइम से उठोगे नहीं, टाइम से खाओगे नहीं, टाइम से सोओगे नहीं, तो ये जो बड़े बड़े शोरूम एलोपैथी के डॉक्टरों के बने हुए हैं, ये केवल आपको नींद की गोली और स्ट्रेस रिमूवर मेडिसिन दे देंगे। पर हम जो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल को ठीक करिए, प्राणायाम, योग अभ्यास पे जाइए, पुरातन जीवन शैली से जुड़िए। आज कई सारे जैन मुनि चतुर्मास में सब जगह चल रहे हैं। जैन मुनि शाम को 6 बजे 7 बजे आहार एक टाइम ग्रहण करने के बाद शाम को 8 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं, मंदिरों के दर्शन बंद हो जाते हैं। आदमी जबरदस्ती हाय हाय कमाने के चक्कर में घूम रहा है और अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है, इसीलिए लाइन में लगा हुआ है डॉक्टरों के यहाँ और जीवन शैली का सत्यानाश कर रखा है। इसीलिए रोज रोज जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, पेट की डिस्टरबेंस की बीमारी है, एसिडिटी की बीमारी है, ये कोई बीमारियां नहीं है। आप अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल को ठीक करो, साथ में प्राणायाम, योग अभ्यास, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और संतुलित भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर। वैभव जी का एक क्वेश्चन है। वैभव जी, हेलो वैभव जी वापस पूछिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मैंने चैट पे भी वैसे लिखा वो क्वेश्चन कि कई बार आदमी का जनरल ऐसे लगता है कि मूड खराब है और कई बार धीरे धीरे ये आदत में कन्वर्ट होके एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ या तो क्लिनिकल इंटरवेंशन या यूं कहें किसी डॉक्टर से इसका उपाय पूछना चाहिए। तो एक नॉर्मल आदमी को कैसे ये समझे कि भाई मैं अब एक नॉर्मल मूड खराब की स्टेज से ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ कि मुझे अब कुछ उपाय करना चाहिए। हाउ कैन अ नॉर्मल पर्सन आइडेंटिफाई दैट वो स्टेज हैज रीच्ड? आवाज बहुत सर अगर आप इसका जवाब देना चाहें पहले। आवाज बहुत डिस्टर्ब, मैं आवाज नहीं आ रही है सर। मैं वैभव का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वैभव जी ये पूछना चाह रहे हैं कि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें पता नहीं पड़ता कि हमारा मूड किस हद तक खराब है। हमारा जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, मूड भी खराब हो जाता है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू रखते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ऐसी स्टेज आ जाती है जब शायद हमें पता नहीं पड़ता कि हमें किसी क्लिनिकल एडवाइस की जरूरत है या नहीं है।
तो ये हम कैसे पता चल सकता है कि हमें अब ये स्टेज आ गई है कि अब हमें क्लिनिकल एडवाइस की जरूरत है, या अब हम अभी फिलहाल हम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि योग प्राणायाम से भी हम इसको क्योर कर सकते हैं, हम उसका निवारण कर सकते हैं, या हमें कब डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करना चाहिए? छाबड़ा सर, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आपका क्या राय है इस बारे में? देखिए, क्वेश्चन वैभव जी का बिल्कुल वैलिड है। ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि कब हमारे को डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। ठीक है, नॉर्मली जो हम बात कर रहे थे, स्ट्रेस हमेशा हर किसी को हर समय किस ना किस तरीके का रहता है, बट जैसे मूड खराब होने की बात हुई तो एक बात पे चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, या फिर अपने काम में मन नहीं लगना, जो एक नॉर्मल हमारी जो दिनचर्या है, जो हम या किसी भी तरीके का काम करते हैं, उस काम में अगर मन नहीं लग रहा है, या फिर वर्क प्लेस पे या फिर घर में हम किसी भी तरीके मतलब उसको झेल नहीं पा रहे, जो भी हमारे आसपास हो रहा है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारे को किस तरीके से कार्य करना है, और छोटी छोटी बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब हो रहा है। उसके साथ साथ क्या होता है, वो कंडीशन जो होती है स्ट्रेस की, वो फिजिकल प्लेन पे आने लगती है। फिजिकल प्लेन पे आना मतलब जैसे सिर दर्द वगैरह होना, चक्कर वगैरह आना, ये सब चीजें बहुत हाई लेवल पे जाके होने लग जाती हैं। इससे पहले ही हमारे को क्लिनिकल एडवाइस की जरूरत तो पहले ही शुरुआती दौर में ही हमारे को पड़ जाती है, और हमारे को लेनी भी चाहिए, क्योंकि रदर देन स्टार्टिंग मेडिसिन कि हम मेडिसिन तक पहुंचे, उससे पहले हम काउंसलिंग करवा लें तो वो ज्यादा बेटर। कि मेडिसिन एक बार स्टार्ट होगी तो मेडिसिन का ना सहारा लेके जैसा कि मृगेंद्र सर ने भी बताया कि हमारे को अपनी लाइफस्टाइल को सही करना है। और हमारे कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक मोटिवेशन ही काफी होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस ही काफी होते हैं, और उस लेवल पे हमारे को मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें खुद भी समझना पड़ेगा कि हमारे को कोई किस तरीके की परेशानी हो रही है और वो बॉडी में हमारे हावी हो रही है, हमारा मन नहीं लग रहा किसी काम को करने में, या फिर हम पहले हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं हुआ करते थे, अब वो चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, तो उसको हमारे को डॉक्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना है। डॉक्टर को अगर हम इनिशियल स्टेजेस में दिखा देंगे तो उस काउंसलिंग से, उस मोटिवेशन से, उस लाइफस्टाइल चेंजेस से सही किया जा सकता है, नहीं तो वो आगे जाके हमारे को मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू सर। मृगेंद्र जोशी सर, आप कुछ कहना चाहें? उनका सर, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा, आप आवाज नहीं आ रही है। सर, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा एक। जैसे आपकी पैरों की क्षमता 1 किलोमीटर चलने की है, लेकिन मजबूरी में आप 5 किलोमीटर चल लिए, तो अगले 2-3 दिन आपके पैरों की काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। आप पैरों में तेल लगा के मालिश करवाएंगे, पैरों को दबाएंगे, पैरों में सूजन आ जाएगी। लेकिन आदमी अपने पैरों को थक गए, मेरे पैर थक गए तो समझता है, लेकिन दिमाग थक गया ये नहीं समझता, और दिमाग को फिजूल की बातों में उलझाए रखता है। तो आप एक ही कैसेट को बार बार चलाओगे तो वो कैसेट खराब होएगी निश्चित रूप से, उसकी आवाज चेंज हो जाएगी, उसकी टोन चेंज हो जाएगी। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क भी विश्राम अगर मांगता है कि हमारा शरीर विश्राम मांग रहा है, तो हमको 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप और शारीरिक विश्राम देने की बहुत आवश्यकता है। अगर विश्राम, शारीरिक और मानसिक विश्राम के बाद भी हमें लगता है कि हमने
अपने शरीर को, मन और मस्तिष्क को शांत करके और उसको रिमूव करने की कोशिश के बाद भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, एंजाइटी बनी हुई है, नींद की समस्या हो रही है, हेडेक की समस्या हो रही है, थोड़ा भी वर्कलोड होते ही भूलने की क्षमता, भूलने की आदत पड़ जाती है, तो निश्चित रूप से हमको हमारे घर के आसपास जो भी योग के चिकित्सक है, पहले फिजिशियन से सलाह लें। और फिजिशियन अगर एडवाइस करे कि आपको साइकियाट्रिक को दिखाना है तो आपको साइकियाट्रिक की सलाह लेनी है। आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, पर पहले प्रयास ये करें कि हम अपनी समस्या को हमारे परिवार में हमारे बुजुर्गों से शेयर करें, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को कुछ समझते नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करके वो आज जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं। हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने कितना अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, और उस स्ट्रगल के बाद हम जो स्ट्रेस झेल रहे हैं उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हम अपने बुजुर्गों से, हमारे परिवार के सीनियर लोगों से अपनी समस्या को शेयर करेंगे तो हो सकता है बांटने से दर्द कम हो जाता है, बांटने से सलाह मिलती है और बांटने से मोटिवेशन मिलता है। तो अगर मोटिवेशन मिलने के बावजूद भी हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से फिजिशियन की और साइकियाट्रिक की सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा जवाब दिया सर आपने। और मैं अंत में आप सभी का वापस धन्यवाद देना चाहूँगा, जितने भी लोग इस पूरे वेबिनार में जुड़े हमारे साथ में। हमारे साथ काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए थे, डॉक्टर नेहल चौधरी, डॉक्टर वसीम अकरम, डॉक्टर रेखा गौतम, ऋषि कुमार आर्य जी, डॉक्टर तुलिका शिखा, डॉक्टर मुकेश वैष्णव जी, डॉक्टर सुनीत खंडेलवाल जी। मैं आप सभी का इस संडे के दिन अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो आयुष भारत है, ये एक टेली कंसल्टेशन ऐप है जिसे हम लोगों ने बनाया है स्पेशली आयुष के ऊपर फोकस करते हुए। आयुष मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, हम इसके ऊपर ही फोकस करते हुए हमने कोशिश करी है कि हम किस तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति है, जिसमें ये दोनों आयुर्वेद और होम्योपैथ बहुत प्रमुख हैं, प्रमुखता से यूज करते हैं, और मेरे ख्याल से सभी घरों में कहीं ना कहीं हम किसी न किसी तरीके से इनका उपयोग करते हैं। तो इसी कड़ी को बढ़ाने के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए हमने इस ऐप का निर्माण किया, जिसके तहत हमने अभी तक लगभग 600 डॉक्टर्स पूरे भारत से जोड़ दिए हैं, और आप उनसे इस ऐप के थ्रू घर बैठे ही कभी भी किसी भी समय चर्चा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चर्चा कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी और टेलीफोन के थ्रू भी। साथ ही इसमें हमने लगभग 10,000 प्रोडक्ट्स अभी तक डाल दिए हैं, आयुर्वेद और होम्योपैथ के दवाइयाँ आप लोग घर बैठे ही उन्हें यूज में ले सकते हैं, और आपका घर बैठे ही उनकी डिलीवरी भी 3 से 4 दिन में पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हम उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमने जो चैट बॉक्स में उसका लिंक भी डाला है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के उसको डाउनलोड करें, उसको यूज करें। उसमें क्योंकि हम ये बिल्कुल अभी शुरुआती दौर है, कहीं आपको लगे कि उसमें कुछ कमी है तो वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम उसे और अच्छा करके सभी के लिए अच्छा कर सकें और सभी लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। मैं आज के हमारे दोनों वक्ता मृगेन जोशी सर और छाबड़ा सर जो जयपुर से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि सर आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, और ये पता भी नहीं पड़ता कब एक बीमारी का रूप ले लेता है, तो आपने बहुत अच्छे से उसे हमें समझाया, उसके निराकरण के बारे में बताया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आयुष भारत टीम ऐसे ही प्रोग्राम करती रहेगी। आप लोग सब उसमें जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निखिल जी।